ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग को हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में एक कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और कूलम्ब्स लॉ में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, ठीक है। फिर उसका ग्राफ भी बताया, ग्राफ के बारे में भी समझाया आप लोगों को, है ना। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लिखेंगे एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। बोले क्वेश्चन लिखिए। देखिए, टू स्फेरिकल बॉल टू स्फेरिकल बॉल टू स्फेरिकल बॉल टू स्फेरिकल बॉल A and B, A and B, two spherical ball A and B has charge of plus 6 coulomb and plus 3 coulomb. Has charge of plus 6 coulomb and plus 3 coulomb respectively. 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 When kept at when kept at when kept at certain distance when kept at certain distance when kept at certain distance experiences the force of experiences the force F कर दीजिए experiences the force F experiences the force F full stop if minus 2 coulomb charge if minus 2 coulomb charge is given to both the sphere is given to both the sphere if minus 2 coulomb charge is given to both the sphere, then find given to both the sphere, then find force acting between them at same condition, then find force acting between them at same condition, then find force acting between them at same condition बनाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले हैं वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए। बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए, है ना। बोलता है दो स्फीयर है ए बी, ये स्फीयर है और ए है और ये स्फीयर बी है। ए के पास चार्ज है प्लस 6 कूलम और बी के पास चार्ज है प्लस 3 कूलम।
इसको जब सर्टेन दूरी पे रख दिए हैं, मान लीजिए एयर में रख दिए, तो फोर्स कितना लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या बोलता है कि इन इन दोनों चार्ज को, सॉरी, इन दोनों स्फेयर को हम लोग फिर से चार्ज दिए हैं। ये स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है। इसके पास +6 कूलम था, इसके पास +3 कूलम था। दोनों को -2 कूलम चार्ज दिए हैं। ठीक है, तो -2 कूलम चार्ज दिए हैं और बोला है कि सेम कंडीशन पे है, मतलब डिस्टेंस भी सेम है और मीडियम भी क्या है? सेम है। तो बोलता है कि बताइए अब कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या बोलता है? बताइए अब कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सुनेंगे अब इधर, है ना? देखिए इधर, यहां पे +6 -2 कितना आ जाएगा? ये +4 कूलम। यहाँ पे +3 - 2 कितना आ जाएगा? ये +1 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? तो देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है और मीडियम भी क्या है? सेम है। डिस्टेंस भी सेम और मीडियम भी सेम। आप लोग को मैंने बताया है कंडीशन कि अगर डिस्टेंस भी सेम हो और मीडियम भी सेम हो तो आपको लिखना है F1/F' इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2/Q1 डैश इंटू Q2 डैश। ये बात बताया है ना? अब देखिए, यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है? F1 का वैल्यू कितना दिया? क्वेश्चन में दे दिया है ना। F1 का वैल्यू F1 का वैल्यू कितना है? F Q1 का वैल्यू कितना है? 6। Q2 का वैल्यू कितना है? 3। F2 का वैल्यू या F1 डैश का वैल्यू कितना लिखे हैं? F1 डैश का वैल्यू F1 डैश ही लिखे हैं। यही तो हमको निकालने बोला गया है, हाँ या ना? और हमको F1 डैश निकालना है। Q1 डैश का वैल्यू कितना है? +4 कूलम। Q2 डैश का वैल्यू कितना है? +1 कूलम। क्या सारा वैल्यू पता है तो ये पुट करके नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल लेंगे। F1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे? F/F1 डैश का निकालना है। Q1 का वैल्यू 6 है, Q2 का वैल्यू 3 है, Q1 डैश का वैल्यू 4 है और Q2 डैश का वैल्यू 1 है। यही है ना? तो 2 2 जार 2 3 जार, तो F/F1 डैश ये कितना आ गया? 9/2। 2 को इधर ले आएंगे, 9 को इधर ले आएंगे और F1 डैश को उधर कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? F1 डैश इज इक्वल टू 2/9 इंटू एफ। यही मिलेगा ना? ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, याद रखना है कि अगर मीडियम भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो हम लोग कंडीशन पढ़े ना ग्राफ में। ठीक है, क्या पढ़े? F1/F1 डैश इक्वल टू Q1 इंटू Q2/Q1 डैश इंटू Q2 डैश। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कीजिए फास्ट।
हो गया। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, बना लेंगे लोग। आगे बढ़े, हो गया ना। चलिए अब आगे। तो इस तरह क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग अब बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग में डालेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। ये सब जो बताएंगे ये सब ऑब्जेक्टिव में आने के लिए है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताना है, हाँ या ना। तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले आते हैं, बाकी सारे टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, एफ को इधर भेज दीजिए। ये इधर डिवीजन में है तो इधर आके ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम लोग यूनिट निकालेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे एस आई यूनिट। क्या देखेंगे, एस आई यूनिट। बताइए तो फोर्स का एस आई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस के लिए एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर। चार्ज का एस आई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। चार्ज के लिए कूलम। अब हमको बोला गया कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो हम लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये 1 बाई ये 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, और इसका ना यहाँ पे इसका यूनिट भी नहीं है। फोर्स के लिए यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। इंटू Q1 के लिए क्या लिखेंगे, कूलम। Q2 के लिए क्या लिखेंगे, कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, मीटर। तो 1 मीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सीजीएस यूनिट। बताइए फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। चार्ज के लिए यूनिट क्या होता है, ईएसयू होता है ना। अब हमको यहाँ पे फिर एप्सिलॉन नॉट का बताना है, तो ये चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, ईएसयू। एक और चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, एक और ईएसयू। ईएसयू का मतलब बताया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। डिवाइडेड बाय फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे। और डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या मिल जा रहा है यूनिट, ई एस यू इंटू ईएसयू। ईएसयू स्क्वायर हो जाएगा पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ईएसयू स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़े। इसके बाद क्या बच गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बच गया। डायमेंशनल फॉर्मूला, आइए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला भी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चों, एम एल टी माइनस 2।
डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और लेंथ के लिए एल। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते हैं? देखिए चार्ज का नहीं आ रहा ना याद। अब देखिए आपको पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, 9th 10th में पढ़े होंगे। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू टी। करंट के लिए क्या लिखेंगे? एम्पियर। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी। तो चार्ज का यूनिट क्या आ गया? 80। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का यूनिट, या Q1 और Q2 का यूनिट क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब ये वैल्यू उठाएंगे और उसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 के लिए क्या लिखे बोलिए? 80 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। Q2 के लिए भी क्या लिखे? 80 डिवाइडेड बाय फोर्स के लिए क्या लिखे? ML T-2। और डिस्टेंस के लिए क्या लिखे? L। तो L का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये M ऊपर चला जाएगा तो M का पावर कितना आ जाएगा? -1। L इंटू एल स्क्वायर क्या होगा? L क्यूब। और L क्यूब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? L का पावर -3। ये T का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर +2 इंटू टी कितना होगा? T क्यूब इंटू एक और T, मतलब कितना आ जाएगा टोटल? T का पावर 4। और A इंटू ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला में से कोई एक चीज पूछ दिया जाता है, और इस बार आप लोगों से मैक्सिमम चांस है इसमें से कोई एक चीज आ जाएगा। मैक्सिमम चांस किसका है सर? तो मैक्सिमम चांस डायमेंशनल फॉर्मूला का है। ठीक है, समझ गए बात? ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब है ना? ठीक है, कॉपी कीजिए।
हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। हो गया सभी लोगों का, अब आगे बढ़ जाए ना। चलिए, लिख लिए। नेक्स्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार किसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। देखेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। यही होता है ना। हमको ये पूरे टर्म का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो हम R² को इधर ले आते हैं और Q1 Q2 को इधर ले आते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू R² इधर आएगा तो इधर डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? F इंटू R² डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब हम इसका यूनिट निकालेंगे और यूनिट में सबसे पहले कौन सा यूनिट निकालेंगे? SI यूनिट। SI यूनिट, ठीक है। आइए देखते हैं SI यूनिट क्या है ना। तो बच्चे लोग, आपको पता है फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, चार्ज का SI यूनिट कूलम। यही ना पढ़े हैं, चार्ज का SI यूनिट क्या पढ़े हैं? कूलम। ये सारा वैल्यू वहां पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला पढ़े हैं, F इंटू R1 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का क्या लिखेंगे यूनिट? न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए कूलम इंटू कूलम, तो ये आपको क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कौन सा यूनिट? इसके बाद पढ़ेंगे CGS यूनिट। आप लोगों को पता है फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है? डाइन। डिस्टेंस का CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है? ESU। तो अब आपको क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, फोर्स के लिए क्या लिखना होगा? डाइन। डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ना, R² है ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इनटू Q1 के लिए ESU, Q2 के लिए भी ESU। तो ये क्या मिल गया आप लोगों को? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बताइए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या बताए थे आप लोग? ML T-2। डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, लेंथ के लिए L, और चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाले? AT। अब पुट कीजिए उसी में, तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? ML T-2। डिस्टेंस के लिए L स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज के लिए AT, एक और चार्ज के लिए एक और AT। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा? ये
एम एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा एल क्यूब। देखिए टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, अभी डिनोमिनेटर में देखिए टी इंटू टी क्या होगा टी स्क्वायर, और जब ऊपर जाएगा तो टी का पावर कितना हो जाएगा, और टी का पावर -2 पहले से है तो टोटल कितना हो जाएगा 0 -4 ना यार, टी का पावर टी इंटू टी टी स्क्वायर, और ये ऊपर गया तो टी का पावर -2 हो गया, अब पहले से एक टी का पावर -2 है तो टोटल कितना आ जाएगा टी का पावर -4, ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा ए का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे है ना, ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। सुनेंगे, अगर आप एक याद कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आया था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इसी का जस्ट ऑपोजिट है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है कि नहीं। वहां पे आया था ईएसयू स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आया है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू स्क्वायर, तो जस्ट पलट देना है, एक को याद रखिएगा दूसरे के लिए क्या करना है पलट देना है वैल्यू। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला में भी यही है, देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हैं m का पावर -3, देखिए इधर l का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर 2, और जब यहाँ पे आ गए तो जो माइनस था उसको प्लस कर दिए हैं, m का पावर +3, l का पावर +3, और जो वहां प्लस था यहाँ माइनस हो गया है, t का पावर -4, a का पावर -2। ठीक है, याद रहेगा, कॉपी कीजिए।
हो गया। आगे बढ़े बच्चे लोग। हो गया। आगे बढ़े। नहीं हुआ है। हो गया बाबू। देखिए इधर, इसके बाद आगे सुनेंगे प्लीज। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुनेंगे इधर, है ना सब। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कुछ, ठीक है, वो वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एसआई यूनिट में निकालेंगे, किसमें? अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई। और बाबू मैंने आपको बताया है कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, मतलब एयर की जो परमिटिविटी है, इसका वैल्यू एसआई यूनिट में कितना होता है? ये कांस्टेंट होता है ना। कितना बताए थे ये वैल्यू बाबू? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ना बताए थे। अब आगे देखिए इधर, 10⁻⁻12 को ऊपर करेंगे तो 1 × 10⁻+12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई × 8.85। ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आगे सुनिए, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, समझेंगे बात, है ना। जैसे आप 1/4 पाई इंटू 8.85 और इंटू 10⁻⁻2 को आप डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 9 × 10⁻9। इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए, अब आप लोग के लिए एक चीज अच्छा हो गया, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में ये पुट कर देंगे। समझ में आया क्या बोले? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 9 × 10⁻9। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 10⁻⁻12। याद रखना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कभी हम आगे पूछते हैं ना, बताइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो आप लोग ये वैल्यू बताने लगते हैं। याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एसआई यूनिट में कितना है? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रहेगा बाबू। इसके बाद दूसरा किसमें? सीजीएस यूनिट में। किसमें? सीजीएस। आइए देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई। और बाबू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीजीएस में कितना बताए हैं? 1/4 पाई बताए हैं। कितना बताए हैं? 1/4 पाई इंटू क्या? ईएसयू स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई 4 पाई कट गया, क्या बच गया? 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ईएसयू स्क्वायर। याद रहेगा, हाँ या ना? ठीक है।
1/4πε0। ये वाला सर याद हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन किससे आएगा? इससे। क्वेश्चन हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे एसआई यूनिट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आपको ऐसा बुक में मिल जाएगा जो सीजीएस यूनिट में वैल्यू दिया हुआ होगा, ना तो मैक्सिमम केसेस में एसआई यूनिट में वैल्यू देगा, और जो नहीं देगा उसको कन्वर्ट करना होगा एसआई यूनिट में। जैसे हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो सेंटीमीटर तो सीरीएस यूनिट है, लेकिन 100 सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसको 1 मीटर तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल को एसआई यूनिट में सॉल्व किया जाता है। क्लियर है बात? ये वाला वैल्यू भूलना नहीं है बाबू, क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट लिख करके चले आना है, ठीक है। कॉपी कीजिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़े? हो गया ना? इसके बाद हेडिंग में डालेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट। सबसे पहले चार्ज का एसआई यूनिट। बाबू चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, आपसे बोला जाएगा एक कूलम को डिफाइन करके बताइए। क्या बोला जाएगा? एक कूलम को डिफाइन करके बताइए। अभी समझेंगे, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है। क्या बोल रहे हैं? दो इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, और इन दोनों का वैल्यू 1 कूलम है। दोनों का वैल्यू कितना है? इन दोनों चार्ज को हम 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। कितनी दूरी पे? और कहां पे रखे हैं? एयर में रखे हैं। मेरे पास दो बराबर चार्ज है, और दो बराबर चार्ज इसका वैल्यू कितना है? 1 कूलम है। इसको 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। कहां पे? एयर में।
हम आपको बोले बाबू फोर्स बता सकते हैं कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर बता सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², ये होता है, हाँ या ना। तो हम बोले फिर आप बोले कि F इज इक्वल टू SI यूनिट में अभी हम लोगों ने 1/4πε0 का वैल्यू निकाला है, कितना निकाले बाबू, 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का वैल्यू कितना है बाबू 1, Q2 का वैल्यू कितना है बाबू 1, डिस्टेंस कितना है तो 1 का स्क्वायर, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 9 × 10⁻⁹। अब समझिए बात, डिफाइन कैसे करेंगे इसको, है ना। हम बोलेंगे कि अगर दो इक्वल चार्ज, क्या बोल रहे हैं, अगर दो इक्वल चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ हो, कहां पे, एयर में, और उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, मतलब ये दोनों इक्वल चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। अरे 1 कूलम चार्ज है तभी ना इतना फोर्स लगा है, हाँ या ना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर दो इक्वल चार्ज, कितना, दो, और इक्वल भी बोल रहे हैं, बराबर का चार्ज है ना, अगर दो इक्वल चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ हो, कितनी दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ हो, कहां पे रखा हुआ हो, एयर में रखा हुआ हो, और उस दौरान के बीच में कितना फोर्स लग रहा हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का, मतलब कि दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम ईच है। याद रहेगा, लिखेंगे। देखिए, डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे, इफ टू इक्वल चार्जेस, if two equal charges, if two equal charges are kept at a distance of, are kept at a distance of 1 meter, are kept at a distance of 1 meter in air, in air, and 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 they experiences, and they experiences the force of, the force of 9 into 10⁻⁹ Newton, experiences the force of 9 into 10⁻⁹ Newton, then 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 magnitude of each charge, then magnitude of each charge is said to be, is said to be of 1 coulomb, then magnitude of each charge is said to be of 1 coulomb, is said to be of 1 coulomb। ठीक है, इसके बाद इसके बाद है सीजीएस यूनिट,
अब उस चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या पढ़े आप लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको आप लोग ईएसयू बोलते हैं ना यार। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो इक्वल चार्ज है Q1 और Q2, और दोनों का वैल्यू कितना है? 1 ESU। ठीक है, दोनों को हम कितनी दूरी पे रखे हैं? सीजीएस है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखाएगा। दोनों को कितनी दूरी पे रखे हैं? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। ठीक है, और कहां पे रखे हैं बच्चों? एयर में। हम बोले बताइए कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोले F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हम बोले बताइए फोर्स का वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ना। सीडीएस में अभी वैल्यू बताए ना यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सीडीएस में कितना आया है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? 1। दूसरे चार्ज का वैल्यू कितना दिया है? 1। बाय डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पे फोर्स आपको कितना आ जा रहा है? 1 डाइन। अब सुनेंगे, हमको बोला जाएगा डिफाइन कीजिए 1 ESU को। किसको डिफाइन कीजिए? 1 ESU। तो हम बोलेंगे कि अगर दो इक्वल चार्ज, क्या बोलेंगे? अगर दो इक्वल चार्ज 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ हो, और कहां पे रखा हुआ हो? एयर में, और उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा हो? 1 डाइन का मतलब कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 ESU ईच है। ठीक है, बिल्कुल सेम पहले की तरह है, सिर्फ इस बार सीजीएस में आ गया। लिखिए, देखिए, डिफाइन 1 ESU लिखेंगे इसमें। इफ टू इक्वल चार्जेस if two equal charges if two equal charges are kept at a distance of are kept at a distance of 1 centimeter are kept at a distance of 1 centimeter in air and and force acting between them and force acting between them force acting between them is 1 dyne force acting between them is 1 dyne, then magnitude of each charge then magnitude of each charge then magnitude of each charge is said to be magnitude of each charge is said to be of 1 dyne, sorry, 1 ESU is said to be of 1 ESU is said to be of 1 ESU। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताइए, मीटर एसआई यूनिट है? हम बोले हाँ।
सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, हम बोले हाँ, तो हम लोग मीटर को तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ या ना, करते हैं ना यार। किलोग्राम एसआई यूनिट है, इसको से ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या चार्ज के साथ भी ऐसा कुछ है, क्या हम लोग कूलम को ईएसयू में कन्वर्ट कर सकते हैं? कूलम को किसमें, ईएसयू में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, है ना। याद रखना है 1 कूलम जो होता है ये 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं कि 1 कूलम जो है 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। क्या, 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। याद रहेगा ये बात। ईएसयू और स्टैट कूलम दोनों सीजीएस यूनिट है, किसका, चार्ज, ठीक है। ईएसयू लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखिए, या स्टैट कूलम बोलिए, दोनों क्या है, चार्ज का सीजीएस यूनिट है। एक कूलम जो है 3 इंटू 10 का पावर 9 ईएसयू के बराबर, या एक कूलम जो है ये 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम, तो क्या बोलेंगे, 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है। इसको नोट में आप लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, नोट में लिख लेंगे। और यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त। कल इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल बनेगा। कल क्या बनेगा, न्यूमेरिकल। कल बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, 6-7-8 न्यूमेरिकल्स कल बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये टॉपिक सुनिए, कूलम्स लॉ का टॉपिक पूरा पढ़ करके आएंगे अच्छा से, है ना, समझ में आ रहा है। कूलम्स लॉ का टॉपिक पूरा अच्छा से पढ़ करके आएंगे तो कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। आज का क्लास करते हैं हम लोग यहाँ पे समाप्त। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।